सर्वेभ्यो नमो नमः। कक्षा में उपस्थित सभी सदस्यों का आदर सहित यथोचित अभिवादन एवं स्वागत भी। सभी सदस्य अपने अपने इष्ट देव का ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्चारण अवश्य कर ले। साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को भी अंतर्मन से अभिवादन कर ले। हम लोग प्रतिदिन कुंडली का अध्ययन कैसे करें, इस विषय वस्तु पर कक्षा आयोजित की जाती है। आज की कक्षा में का विषय वस्तु है कि विद्या बुद्धि। हालांकि इसी कुंडली पर कल भी कक्षा हुआ था। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है आज का पहला सूत्र कि यदि किसी भी भाव में, जब विद्या बुद्धि की बात आई तो विद्या बुद्धि भाव में, हालांकि विद्या के लिए कई भाव देखे जाते हैं। कुंडली के दूसरा भाव, कुंडली क्या दूसरा भाव से भी विद्या बुद्धि देखे जाते हैं। यह विद्या की निपुणता को दर्शाता है। यह किस चीज को दर्शाता है? विद्या की निपुणता को। दूसरे भाव से विद्या की निपुणता देखी जाती है। क्या यह व्यक्ति विद्या में निपुण होगा? तो दूसरा भाव कैसा है, इसको देखा जाना चाहिए। दूसरे भाव में राहु देव बैठे हुए हैं, अपने शत्रु राशि में हैं, परंतु राहु देव का स्वभाव देखिए, नवमांश में कहाँ है? कन्या राशि में है। राहु देव कन्या राशि में बड़े ही अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करते हैं, अच्छा महसूस करते हैं। हम सबों ने पहले पढ़ा है कि लग्न कुंडली में जो दिखती है यह बाहरी आवरण है। नवमांश कुंडली से उसके वास्तविक स्वभाव एवं संबंधित वर्ग कुंडलियों में वास्तविकता होती है। यानी कि लग्न कुंडली जो है यह बाहरी आवरण है, नवमांश कुंडली या वर्ग कुंडलियां आंतरिक है। तो प्रथम दृष्टिया यहाँ पे शत्रु राशि में होना एवं शनि की 10वीं दृष्टि भी यहाँ पड़ना, यह विद्या की निपुणता में कमी ला रहा है। विद्या की निपुणता में कमी ला रहा है। मंगल की दृष्टि पड़ रही है। जो सूत्र हम लोग पढ़ रहे हैं उस सूत्र का प्रमुख अंश यह है कि किसी भी भाव पर सबसे अधिक किस ग्रह का प्रभाव बनता है और प्रश्न क्या है। तो यहाँ पर भाव पर राहु का भी प्रभाव है। राहु बलवान स्थिति में है और लग्न के अंशात्मक मान के करीब में भी है। अंशात्मक मान से भी ठीक ठाक है, युवावस्था का है। बकरी भी है, काफी बलवान है। मंगल की बात की जाए, मंगल देख तो रहे हैं मित्र राशि से, परंतु इनका अंशात्मक मान एक ही है। यह क्या प्रभाव दे रहे हैं? तो बिल्कुल नहीं दे रहे हैं। दृष्टि तो है, उच्च के मंगल की मित्रवत दृष्टि है, लेकिन वह दृष्टि उतनी बलशाली नहीं है जो प्रभाव दे सके। हाँ, माहौल को हल्का फुल्का सुधारने में यह प्रयास अवश्य करेंगे। अब आते हैं शनि की अंशात्मक मान। तो शनि का अंशात्मक मान भी 21 है। शनि का अंशात्मक मान भी 21 है। तो यह भी, इनका भी दृष्टि बहुत ही प्रभावी है। सूत्र है कि किसी भी भाव पर एक से अधिक ग्रहों की स्थिति हो तो उन ग्रहों में बल का पहचान करें कि कौन से अधिक ग्रह अधिक फल देने वाले हैं, या अगर कोई ग्रह भाव पर दृष्टि भी दे रहा है तो उसके बल को, उसके प्रभाव को समुचित विश्लेषण करना चाहिए। तो यहाँ तो मंगल देव प्रभावहीन हो गए, शनि का प्रभाव बना। शनिदेव कहाँ है? तो शनिदेव शिक्षा की कुंडली में देखिए, D24 कुंडली है। D24 कुंडली में शनिदेव वृश्चिक राशि में है और लग्न कुंडली के भी पंचम भाव में शनिदेव वृश्चिक राशि में ही है।
शनिदेव वृश्चिक राशि में ही है। तो शनि की शुभता अशुभता का यदि विचार किया जाए तो शनिदेव प्रथम दृष्टिया यहाँ पर क्या है, शत्रु राशि में है, अच्छे नहीं है। शत्रु राशि में बैठा हुआ ग्रह अपने आप को पीड़ित समझता है और होता भी है। कोई भी व्यक्ति अपने शत्रु के घर में जाए तो वैसे ही अंदर से डरा हुआ होता है, खुलकर काम नहीं कर पाता है। ऐसी स्थिति हो गई शनि की। परंतु शनि को देखे शिक्षा कुंडली जो D24 कुंडली है, इसमें शनिदेव वृश्चिक राशि के हैं। हम लोगों ने पुस्तक में पढ़ा है, फल दीपिका पुस्तक में, कि वर्गोत्तम ग्रह अच्छे फल देते हैं, लेकिन थोड़ी मानसिक समस्याओं के साथ में, संघर्षों के साथ में बुरे फल नहीं देते। तो यह विद्या के क्षेत्र में, बुद्धि के क्षेत्र में, ये कम से कम विवेकशीलता के क्षेत्र में बुरे फल नहीं देंगे। हाँ, थोड़ा सा एक चीज समझने की क्षमता तो काफी रहेगी, परंतु वह स्मरण थोड़ा सा कम हो सकता है। तो स्मरण के लिए फिर दूसरे, अब यहाँ पर देखें निपुणता के लिए राहु देव को देखा जाए कि राहु देव की स्थिति कैसी है। तो राहु देव यहाँ नवमांश में भी कन्या राशि में है एवं D24 कुंडली में भी कन्या राशि में ही है। तो बुध की राशि में है, बुध की राशि में राहु देव अच्छे फल देते हैं। किसी भी भाव का विचार करें तो उसका स्टोरेज जो होता है वह धन भाव होता है, यानी कि उससे दूसरा भाव होता है। संजोने की, स्मरण की बात आती है तो दूसरा भाव, संजोने की बात दूसरा भाव, तो दूसरे भाव में देव गुरु बृहस्पति है, ठीक ही तो है। तो चाहे जो भी क्षेत्र व्यक्ति चुनाव करे, गुणवत्ता मिलने की संभावना है या नहीं है, मतलब कि विद्या की निपुणता। जी गुरु जी है। फिर इसके बाद में देखेंगे कि यदि गुणवत्ता है तो उसको संभालेगा कौन, तो भाव का भावेश संभालेगा, जो यहाँ पर चौथे भाव में है। तो दूसरे भाव के स्वामी का चौथे भाव में होना, यह भी चौथा भाव भी प्रारंभिक विद्या का है, प्रारंभिक विद्या का है। विद्या। हाँ, तो ये विद्या, विद्या की निपुणता भाव के स्वामी प्राथमिक विद्या भाव में है, ठीक ही है, लेकिन यह नीचाभिलाषी है, नीच के हैं, तो नीच के ग्रह अच्छे फल नहीं देते। नीच के ग्रह अच्छे फल नहीं मिलते, अच्छे फल नहीं देते। परंतु अभी हम लोगों ने कुछ क्षण पहले यह चर्चा किया कि जो दिखता है वह वास्तविक कुंडली, यानी कि बाहरी आवरण लग्न कुंडली है, और अंदर की वास्तविकता, अंदर की वास्तविकता संबंधित वर्ग कुंडली है। वर्ग कुंडली में उस ग्रहों को जरूर देखें, भाव का विचार न करें। भाव के विचार करने में ढेर सारी सावधानियां बरतनी पड़ती है कि वह किस भाव में है, इसके लिए ढेर सारी सावधानियां। अगर भाव आधारित फलादेश करते हैं और सावधानियों का उपयोग न करें तो फलादेश गड़बड़ हो जाता है। लेकिन संबंधित ग्रह संबंधित वर्ग कुंडली में किस राशि में है, इसको जरूर देखें। यहाँ पर देखा जाए कि सूर्यदेव यहाँ भले नीचाभिलाषी हैं, परंतु D24 कुंडली में स्वराशि के हो गए, इसलिए जीवन के अन्य क्षेत्रों में यह सूर्यदेव तो गड़बड़ कर सकते हैं, परंतु क्या विद्या की निपुणता के लिए यह गड़बड़ करेंगे? नहीं करेंगे, व्यक्ति निपुण होगा ही होगा। परंतु ये राहु देव हैं, राहु क्या कहते हैं, जितना है उससे अधिक सोचो और अधिक बोलो, फिर चुप हो जाओ, वह वाली बात है, यानी कि ओवर कॉन्फिडेंस टाइप का हो जाता है, जो भी हो जैसे। तो यहाँ पर फिर पंचम भाव जो है प्रारंभिक शिक्षा के बाद वाली शिक्षा का है। नवम भाव प्रारंभिक शिक्षा से अधिक उच्च शिक्षा का है। आठवां भाव सर्वोच्च शिक्षा का है। तो एक शिक्षा के लिए कितने भाव देखे गए?
5 भाव देख लिए गए। इसी प्रकार से किसी भी प्रश्नों के फलादेश के लिए एक भाव से काम नहीं चलता। नहीं कर सकते। नहीं चलता। हम सबों को कई भावों को देखने पड़ते हैं, कई ग्रहों को देखने पड़ते हैं। हमें हम सबों को इन सभी विषय वस्तुओं को समझना चाहिए। यदि नहीं समझेंगे तो फिर फलादेश गड़बड़ हो जाएगा। यदि किसी भाव में कोई भी ग्रह न हो, अब यहाँ पर कोई भी ग्रह नहीं है, या विद्या की ही बात हो रही है तो विद्या से संबंधित भाव को ही लेते हैं। यहाँ 9वां भाव में कोई ग्रह नहीं है। यदि कोई ग्रह न हो तो संबंधित भाव पर, यदि कोई ग्रह है तब तो उस ग्रह से विचार करेंगे, भाव पर पड़ने वाले दृष्टियों का भी विचार करेंगे। यदि कोई हो ही नहीं तो केवल भाव के स्वामी से विचार करेंगे, भाव के स्वामी से विचार करेंगे। तो अब यहाँ पर साथ में और भी प्रश्न के आलोक में भाव के स्वामी और भी संबंधित ग्रह 1-2 बन जाते हैं। अब चूंकि प्रश्न विद्या बुद्धि की है, भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति है, तो इनकी स्थिति जैसी होगी उतना अच्छा उच्च शिक्षा भी होने की संभावनाएं बनती है। देवगुरु बृहस्पति अपने भाव को देख रहे हैं, देवगुरु बृहस्पति अपने भाव को देख रहे हैं। हम लोगों ने यह पढ़ा है कि जो भाव अपने भावेश से दृष्ट हो, जो भाव अपने स्वामी से दृष्ट हो, उस भाव का फल अच्छा ही होता है। तो क्या इस भाव पर किसी बुरे ग्रहों का प्रभाव है? और भी कई चीज है, वो भी हम लोग देखेंगे। तो इस भाव पर राहु की दृष्टि नहीं है, बुध सूर्य की दृष्टि नहीं है, शुक्र शनि चंद्रमा की दृष्टि नहीं है, मंगल की दृष्टि नहीं है, केतु की दृष्टि नहीं है। तो भाव तो सामान्य हो गया। सामान्य भाव का मतलब ये होता है कि भाव पर ना किसी ग्रह का प्रभाव भी ना हो, किसी भी ग्रह का प्रभाव ना हो, यानी कि अशुभ या शुभ किसी भी ग्रह का प्रभाव ना हो, तो वह भाव सामान्य भाव कहा जाता है। तो एक तो यह सामान्य हो गया, भावेश के द्वारा देखा गया तो सामान्य से उत्तरोत्तर हो गया। तो क्या भावेश की स्थिति कैसी है, इसको विचार कर लेंगे। तो सबसे पहले भावेश को हम लोग नवमांश कुंडली में देखेंगे। बात चूंकि विद्या की है, बात चूंकि प्रश्न चूंकि विद्या बुद्धि की है, पूजा पाठ की नहीं है। अब यही पूजा पाठ की बात होगी तो फिर भावेश दूसरा हो जाएगा। बात गुरुजनों की आदर करने की है। गुरुजनों की आदर करने का मतलब यह हुआ, अभी यह एक छोटे बच्चे की कुंडली है, शनिदेव यहाँ पर है और अभी गोचर में यहीं पे है, शनिदेव 9वें भाव में है और यहाँ पर वृश्चिक राशि के है, तो 7-8-9 वर्ष का लड़का हो गया। तो यह क्या दर्शाता है? यह गुरुजनों की बात मानने की भी भाव है और बात उच्च शिक्षा के प्रश्नों का है कि हाँ, जब तक क्या अभिभावक पूछ ले कि क्या उच्च शिक्षा मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो उच्च शिक्षा के तो योग हो गए। उच्च शिक्षा के योग हुए कि नहीं हुए? जी गुरु जी, उच्च शिक्षा का योग हुआ। योग हुआ। उसके 2 कारण हैं। देवगुरु बृहस्पति विद्या बुद्धि के प्रदाता ग्रह, बुध से भी तो विद्या बुद्धि देखते हैं कि नहीं देखते हैं? बुद्धिमता तो जी बुध जी से, जी। तो उसी राशि में है और देना इनको वही है। बुद्धि की ही बात है, उच्च शिक्षा तो बुद्धि की ही बात है, तो देना वही। नवमांश में भी देखे गुरुदेव बुध की ही राशि में है। D24 कुंडली में देखे देवगुरु बृहस्पति सिंह राशि में है, यानी कि अपने मित्र की राशि में है, और वह सिंह राशि कुंडली के विद्या की निपुणता भाव में है। तो उच्च शिक्षा में बल मिला या नहीं मिला? जी गुरु जी, जी गुरु जी, तीनों कुंडली में गुण मिला। परंतु
क्योंकि अभी छोटा बच्चा है ये, तो उच्च शिक्षा कहाँ से होगी, उसका जड़ क्या है। शिक्षा कई प्रकार के होते हैं। यह पुस्तकीय शिक्षा की बात नहीं हो रही है, ये हम लोग आजकल पुस्तकीय शिक्षा की चर्चा कर लेते हैं। तो पुस्तकीय शिक्षा के लिए पढ़ना होगा, स्कूल कॉलेज में जाने होंगे, या अच्छी बुद्धि विद्या के लिए अपने गुरुजनों का, अपने स्वजनों का बात मानना होगा। तो यहाँ पर सीखने के दरमियान, पढ़ने के दरमियान बहुत से व्यक्ति को आप लोग देखते हैं, यहाँ पर शिक्षा की बात, उच्च शिक्षा की बात हो रही है, न कि यहाँ पर इसकी बात कर रहे हैं हम। वो शिक्षा दो प्रकार का होता है, एक बाई सिलेबस सर्टिफिकेट वाला, बाई सिलेबस टिकट वाला। सर्टिफिकेट वाला, और एक बगैर सिलेबस बुद्धि। बहुत से व्यक्ति को आप लोग देखते होंगे कि गांव में चौथा पांचवा पास है, पढ़ा भी नहीं है, लेकिन वो जो पीएचडी करके आया है उसको भी व्यवहारिक ज्ञान में पीछे छोड़ देता है। छोड़ देता है कि नहीं छोड़ देता है। जी गुरुजी। हम अपनी ही योग्यता की बात करते हैं। यदि मैं कहूं कि हमने पढ़ा ही नहीं, हमने मैट्रिक नहीं किया, हमने मध्यमा नहीं की, हमने 8वां पास नहीं किया, कुछ नहीं किया, केवल हमको हिंदी पढ़ने की समझ आ गई, चाहे कुछ भी हो गया, तो अपने स्व प्रयास से भी व्यक्ति बुद्धिमान हो जाता है कि नहीं हो जाता है। जी गुरुजी, और बुद्धिमानी कारगर होती है। और वो बुद्धिमानी करके होती है। तो अब वह बुद्धिमानी कैसी होगी, बुद्धिमान तो यह लड़का होगा ही होगा, लेकिन वह कैसा होगा, तो उसका जड़ तो शुरू से ही शुरू होता है ना। जी जी जी। तो अब यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति लग्न कुंडली में भी बुध की राशि में है, स्वभाव भी इनका यहाँ से हो गया, नौमांश से स्वभाव देखते हैं, ये भी बुध बचपना हो गया। तो बचपना क्या कहता है, गुरुजनों की बात मानने वाला कहता है या गुरुजनों की बात ना मानने की बात करता है। तो बचपना में तो कोई भी व्यक्ति कुछ सिखलाइएगा तो नहीं करेंगे, खाएंगे पिएंगे। बचपना तो राजसिक हो जाता है ना। तो गुरुजनों की बात उच्च शिक्षा है, लेकिन यह गुरुजनों की बात, यानी कि जो इनको पढ़ाने वाले होंगे उनकी बात ये हम ज्यादा, या पढ़ने के लिए बोलने वाला ये अपने से जो कर धर लेगा, यानी कि जल्दी बात ना मानेगा। लेकिन चूंकि बुध की राशि है तो डायरेक्टली ये भी नहीं कहेगा कि हाँ ठीक है मेरे काम नहीं करेंगे। जिस प्रकार छोटा बच्चा कहता है ये कर लिए तो कर लिए। लेकिन गुरुजी, इस बच्चे को तो सीखने की ललक ज्यादा होगी, क्योंकि बुध की राशि में बुध और गुरु हाँ एक साथ बैठे हाँ, तो हुए नया हैं। नया चीज सीखेगा, सीखे हुए चीज को दोबारा नहीं सीखेगा। अगर कुछ त्रुटियां रह जाए तो उसको फिर दोबारा ध्यान भी नहीं देगा, फिर नया चीज सीखेगा, क्योंकि बुध नया कुछ सीखने के प्रतीक है। नया नया रिसर्च करेगा। हाँ। और दूसरी बात, अब रिसर्च की ही बात की जाए, जब सर्वोच्च शिक्षा तो यहाँ पे केतु देव बैठे हुए, जी यह गुरुजी, सर्वोच्च शिक्षा के बारे में बता दिया जाए। गुरु हाँ जी, जी। ये वास्तु सीखता है और इसको वास्तु अभी से बहुत ज्यादा आता है। अब बतलाइए, 10-12 बरस का लड़का वास्तु कोर्स कर रहा है या वास्तु सीखता है। तो पूछने पे गया, अपनी मैडम का पूरा घर बताया कि आपका ये यहाँ पर गलत है, ये दिशा में यही होना चाहिए, इसकी मैडम इसकी तरफ देखे। वो इसकी बहन से पूछे, तू सीखता कहाँ से है, ये बताओ इसको। अच्छा, यह तो खैर शिक्षा की बातें हो रही है। तो यह जो अभी हमने चर्चा किया ग्रहों के गुण धर्म के आधार पे, यह इस बच्चे पर कितना लागू हो रहा है। पूरा लागू हो रहा है गुरु जी। अपने मन से पढ़ता है, सुनता नहीं है, बस बोल दिया, हाँ बस उसने बोल दिया, वो ठीक है। बात मानेगा नहीं मानेगा इसके मन के ऊपर है। इसके मन के तो वही तो बुध का गुण आ गया ना। जी गुरु जी। उच्च शिक्षा होगी और अनुसंधानिक शिक्षा होगी। यह अगर लड़का अगर एस्ट्रोलॉजी पढ़ना चाहे तो उत्तम एस्ट्रोलॉजर होगा। गुरु जी, रात भी इसने अपनी मम्मी का फोन लेकर एस्ट्रो वास्तु की क्लास लगाई है इसने 2 घंटे में। अच्छा और खुद ही नोट्स बनाए, इसने खुद ही लिखे हैं। अच्छा, चलिए ठीक है। बच्चा है रिसर्च स्कॉलर जरूर होगा गुरुजी।
हाँ, सभी बुध चीजें और तो गुरु ठीक दोनों है। सही, सब कुछ सही है। चलिए अगले विषय पर हम लोग, अगले सूत्र पर कुछ हम लोग चर्चा करते हैं। केंद्र भाव का स्वामी, केंद्र भाव का स्वामी यदि केंद्र में ही हो, वह उतना उत्तम फल नहीं देता है यदि स्वराशि का न हो तो। यदि केंद्र भाव में, आप लोग देखेंगे, आप लोग अपने अपनी कुंडली पर लगा के देखिए इस सूत्र को, यदि केंद्र भाव का कोई भी स्वामी, अब यहीं पे शनिदेव की राशि आ गई, अगर शनिदेव यहां भी होंगे, चौथे भाव में ही होंगे, उच्च के होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, या शनिदेव यहां हो, शनिदेव यहां हो, यहां हो गए तो खैर नीच के हो गए, बात नीच की नहीं है। बात यह है कि केंद्र भाव के स्वामी, क्या आप लोगों के कुंडली में केंद्र भाव के स्वामी अपने भाव को छोड़कर किसी अन्य केंद्र भाव में बैठे हुए हैं? यदि हाँ, तो यह देखें कि उस ग्रह से संबंधित कारकत्वों को प्राप्ति हेतु कुछ एफर्ट ज्यादा ही लगाने पड़ते हैं। इसके अगर कारण, अपने हाँ जी, गुरुजी, हाँ जी, अपने रास्ते नहीं है तब ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा ना। अगर अपनी ही राशि में है तो सर्वोत्तम माने जाते हैं। केंद्र भाव का स्वामी यदि स्वभाव में हो, स्वराशि में हो तो सर्वोत्तम। त्रिकोण भाव का स्वामी यदि स्वभाव स्वराशि में हो, सर्वोत्तम। हाँ, केंद्र भाव का स्वामी यदि त्रिकोण में बैठता है, स्वराशि न भी है, तब भी सर्वोत्तम, केवल नीच ना हो। अगर त्रिकोण भाव के स्वामी केंद्र भाव में बैठते हैं तब भी सर्वोत्तम, नीच राशि के ना हो। लेकिन यहां पर एक नियम बनता है, गुरुजनों का कहना है कि यदि केंद्र भाव का स्वामी अपने स्वभाव को छोड़कर अन्य भावों में बैठता है तो वह उतना एफर्ट नहीं दे पाता, मतलब कि उतनी शुभता वाली बात वाली फल नहीं देता। बात लाजमी भी है, बात लाजमी भी है। इसको हम लोग कैसे समझें? तो केंद्र भाव को शुभ भाव कहा गया है ना, ये जी गुरु जी। चारों भाव शुभ भाव हैं। एक तो हमारा जीवन ही है, लाइफ लाइन है। एक दूसरा जीवन का सबसे आखिरी मंजिल है, मतलब कर्मों का आखिरी मंजिल चौथा भाव। यानी कि हम कोई भी काम करते हैं, किस चीज के लिए करते हैं? हम अपने सुख के लिए करते हैं, अपने बच्चों के सुख के लिए करते हैं, अस्थाई संपत्ति जोड़ने के लिए करते हैं। जीवन की लीला कर्म से ले शुरू होकर अस्थाई संपत्ति की प्राप्ति तक के ही बीच में इर्द गिर्द घूमता रह जाता है। चौथा भाव, तो भले सातवां भाव क्या है? हमारा परिवार आगे बढ़े, वह है। 10वां भाव तो फिर कर्म ही है, मुख्य रूप से प्रमुख रूप से यही है। 4 भाव तो है कार्य के, बाद बाकी यह दूसरा, तीसरा, पांचवा, सातवां, भले पांचवा, छठा, 8वां, 9वां, 11वां, 12वां, यहां से तो कोई हम निजी काम करते नहीं है। कोई निजी काम होता है यहां से? सब सहयोगी ही हैं। सहयोगी बने ना। जी गुरु जी। अब जैसे कि यह विद्या है, धन है, यह संचार है, यह विद्या, धन, संचार, सभी कोई ना कोई किसी न किसी भाव के सपोर्ट में रहते हैं।
छठा है शत्रुता है, तो हम अपने कर्मों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिस्पर्धा होता है, या मान सम्मान बढ़ाने के लिए, अस्थायी संपत्ति वर्धन के लिए शत्रुता किसी से होती है, अनुसंधान करते हैं, तब नया नया सोच पैदा करते हैं, तो उससे हम अपने कार्यों में उपयोग करते हैं। पूजा पाठ करते हैं, तो हम पूजा पाठ यहाँ के लिए करते हैं, मांगते क्या है कि हे भगवान घर में सुख शांति दो। काम करते हैं यहाँ का, मांगते हैं यहाँ के लिए, काम करते हैं यहाँ का, मांगते हैं यहाँ के लिए। पैसे आते हैं यहाँ, यहाँ जमा होते हैं, अंत में आके यहाँ पर फिक्स हो जाते हैं। तो कहने का अभिप्राय यह है कि जो केंद्र भाव के स्वामी होते हैं, इनका दायित्व तो काफी आगे बढ़ जाता है। तो जब वह केंद्र भाव के स्वामी केंद्र भाव में ही बैठते हैं, तो अपने गुण धर्मों के आधार पर अपने विरोधियों का समन करने का प्रयास करते हैं, जिससे उनसे जो शुभ फल की प्राप्ति की आशा होती है उसमें कमी आ जाती है, चाहे वह कोई भी ग्रह क्यों ना हो। अगर मान लिया जाए यहां पर शनि ही सप्तमेश है, शनि ही सप्तमेश है, भले अपने नीच राशि में बैठ जाए, तो कोई भी व्यक्ति अपने घर को खराब नहीं करना चाहता है। लेकिन अब यह नीच के हो गए, इनके गुण धर्म खराब हो गए, तो इनके पास में विवेकशीलता ही नहीं रही, तो अपने घर को यह नहीं संभाल पाएंगे। लेकिन हल्की भी अगर विवेकशीलता रही तो क्या अपने घर को खराब होने देंगे? नहीं गुरुजी, नहीं देंगे। तो केवल यहाँ पर एक घर ही तो नहीं है ना, यह तो पूरा दुनिया ही यही है। जीवन में जितना सहयोग वाली बातें हैं, व्यवसाय वाली बातें हैं, सभी तो यहीं से है। तो उन ढेर सारी विषय वस्तुओं में अलग अलग प्रकार से समस्याएं आती जाती रहती है, तो उन सभी का समाधान करना तो इन्हीं का काम है। तो जहां बैठे हैं वहां पर फल क्या देंगे? ताकत तो एक निश्चित है, ताकत तो निश्चित है। निश्चित है। तो बचाने में ही शक्तियां कम हो जाती है, इसलिए शुभता उनमें कम हो जाती है। कम हो जाती है। परंतु अगर वही केंद्र भाव का भी स्वामी हो और त्रिकोण भाव का भी स्वामी हो, तो ये महान ग्रह हो जाते हैं। हालांकि इस कुंडली में नहीं है। अब यहाँ पर मंगल देव हैं, केंद्र भाव के भी स्वामी हैं, एवं त्रिकोण भाव के भी स्वामी हैं। तो इनमें तो दो गुना शुभता बढ़ गई। कितना शुभता बढ़ा? 2 गुना बढ़ गया। तो जो 2 गुना बढ़ा, तो कुछ समस्याओं को समाप्ति में इनका एफर्ट चला गया, मतलब 1 गुना चला गया, तब भी तो 1 गुना रह गया ना, इसलिए वो कारक हो जाते हैं। बातें स्पष्ट हुई? आगे बढ़े? जी गुरुजी। यदि केंद्र और त्रिकोण, केंद्र त्रिकोण या त्रिकोण भाव का स्वामी केंद्र में बैठ जाए, या केंद्र भाव के स्वामी त्रिकोण में बैठ जाए, तो या यदि केंद्र और त्रिकोण दोनों ही भाव के स्वामी एक ही ग्रह हो, तो इनके शुभता का कैलकुलेशन करना कठिन हो जाता है। यानी कि काफी शुभ हो जाते हैं। जी गुरुजी, काफी शुभ हो जाते हैं। अब यहीं पे देखा जाए कि अगर तुला राशि है, शुक्रदेव यदि यहाँ बैठ जाते हैं, तो खैर उच्च राशि में नहीं बिठाएंगे, यहीं पे हैं, तो ये काफी
शुद्धता इनकी बढ़ गई हद से ज्यादा। अगर यह त्रिकोण भाव के स्वामी, क्योंकि एक शुभ भाव का यह क्यों बढ़ाते, एक शुभ भाव का स्वामी शुभ भाव में बैठ गया, यानी कि एक महात्मा दूसरे महात्मा के घर में चला गया, जी गुरुजी। या इसे लक्ष्मी विष्णु भाव भी कहते हैं। यानी कि लक्ष्मी भगवान विष्णु जी के पास जाए या विष्णु भगवान लक्ष्मी जी के पास आए, बल किसका बढ़ा, दोनों का ही बढ़ गया ना। जी गुरुजी। ऐसे हमारे विद्वान जनों का, गुरुजनों का कहना है कि केंद्र और त्रिकोण भाव को लक्ष्मी विष्णु भाव कहे गए हैं, कहे जाते हैं। इन दोनों का संबंध मतलब जीवन में कल्याण। जी जी गुरु। इसी कारण से तो कहा गया है कि यदि त्रिकोण भाव के स्वामियों का परस्पर राशि परिवर्तन हो तो अच्छे राजयोग का निर्माण होता है। क्या यहाँ पे तो खैर त्रिकोण भाव के स्वामी का राशि परिवर्तन नहीं है। इसके अलावा यह भी बतलाया गया है कि केंद्र भाव और त्रिकोण भाव दोनों का परस्पर राशि परिवर्तन हो तब भी राजयोग होता है। तो क्या विद्या बुद्धि की ही बात हो रही है, तो क्या अब केंद्र भाव में सूर्य देव है तो सूर्य दूसरे भाव में, और ये बुध देव है तो यह द्वादश से एकादश से, इसमें केंद्र त्रिकोण भाव का कोई राशि परिवर्तन नहीं है और ना ही त्रिकोण भाव के स्वामी दूसरा। तो क्या यह यहाँ पर विद्या बुद्धि के कुंडली पे लग रही है? तो केंद्र में तो एक भी ग्रह नहीं है राहु केतु को छोड़कर, तो केंद्र त्रिकोण भाव का परस्पर नहीं हुआ। यहाँ पर यह भी नहीं है। लेकिन विद्या बहुत काफी है, क्योंकि अब यहाँ देखा जाए भाव के स्वामी भाव को भी देख रहे हैं। अच्छी बात है। तत्कालिक मित्रता एवं शत्रुता की चर्चा हो जानी चाहिए। तो हम सबों ने, अगर हम यहाँ पर अब आप ही लोगों से पूछते हैं कि मंगल के तत्कालिक मित्र कौन कौन हो सकते हैं, गुरुजी मंगल के तत्कालिक मित्र हो जाएंगे चंद्रमा, शनि, शुक्र और सूर्य बुध भी हो जाएंगे। केतु? केतु भी जी तत्कालिक मित्र हैं। केतु केतु भी हो जाएंगे गुरुजी। हाँ, कहने का मतलब यह है कि जिस ग्रह की तत्कालिक मित्रता देखनी होती है तो उससे 3 घर पहले, 3 घर बाद में, और उस ग्रह को छोड़ के, तो 1 2 3 यह तत्कालिक मित्र, यहाँ भी जो ग्रह बैठे हुए रहेंगे तत्कालिक मित्र हो जाएंगे, यहाँ बैठे हुए रहेंगे तो तत्कालिक मित्र हो जाएंगे। शेष सभी भावों में तत्कालिक शत्रु होते हैं, यानी कि साथ वाले ग्रह भी तत्कालिक शत्रु होते हैं। यहाँ भी शत्रु, 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 तत्कालिक शत्रु होते हैं। क्या नैसर्गिक बल किस ग्रह का अधिक होता है, किस ग्रह का कम होता है? तो सबसे अधिक बलवान सूर्यदेव होते हैं, नैसर्गिक बल इनमें ज्यादा होता है। सबसे कम बल शनि में होता है। सूर्य से थोड़ा कम चंद्रमा के पास में होता है, चंद्रमा से थोड़ा कम किसमें होता है, शुक्र में या गुरु में? गुरु में गुरुजी, देव गुरु बृहस्पति में।
उधर उधर। अब बकरी ग्रहों पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। हालांकि इस कुंडली में बकरी ग्रह कोई नहीं है, इस कुंडली में बकरी ग्रह कोई नहीं है। यदि होगा तो हमने ध्यान नहीं दिया कुंडली बनाते वक्त। तो बकरी ग्रहों का एक नियम है जो हम लोगों ने पुस्तक में पढ़ा है। वह नियम यह है कि यदि कोई ग्रह बकरी हो तो काफी बलवान हो जाता है। अब मान लिया जाए कभी कभी बकरी ग्रह ऐसे होते हैं, जैसे अभी उदाहरण स्वरूप गुरुदेव को ही ले लें, तो देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में जाकर फिर बकरी होकर फिर मिथुन राशि में आए हैं अभी वर्तमान में। तो पुस्तक के आलोक में हम यह कहना चाहेंगे कि जो ग्रह अब किसी जातक का जन्म अभी एट ए टाइम करंट समय में अगर हो रहा है तो उनके लग्न कुंडली में देव गुरु बृहस्पति मिथुन राशि में लिखे जाएंगे और बकरी लिख दिए जाएंगे, आर या व या जो भी जिस प्रकार से जो लिखता है लिख देंगे, निशान बना देंगे। लेकिन यह फल किस राशि का देंगे? दिख तो रहे हैं कि हाँ भाई बकरी है, लेकिन वह फल कर्क राशि का ही देंगे। फल कर्क राशि का ही देंगे। हाँ, उसके जीवन में कर्क राशि का ही फल देंगे। नियम यह है कि यदि कोई ग्रह बकरी होकर राशि से पिछली राशि में प्रवेश करता है तो भी वह अगली राशि का ही फल देता है। इसी के आलोक में एक उक्ति है हमारे गुरुजनों का कि बकरी ग्रह एक भाव आगे का फल देते हैं। तो इसकी मिथक हम सबों को दूर करनी चाहिए। वह है क्या? तो कभी कभी ग्रहगण ऐसे होते हैं कि जिस राशि में होते हैं, जैसे कि गुरुदेव यहीं पे हो गए, बकरी भी हो गए और पुनः अभी इसी राशि में भी हैं और पुनः मार्गी हो गए, तब तो इसी राशि का इसी राशि में रह गए तो फल तो यहीं का देते रह जाएंगे ना। अगर इसी राशि से बकरी हुए हैं और अभी इसी राशि में हैं तो वह किस राशि का फल देंगे? उसी राशि का फल उसी देंगे। राशि में जिस राशि में है। अगर मान लिया जाए कि देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर 25 अंशों के चले हो गए, फिर बकरी हो गए, 2 महीने तक 3 महीने तक बकरी रहे, बकरी होने के बाद में 20 अंशों के हो गए, किसी जातक का जन्म हुआ, तो देवगुरु बृहस्पति मीन राशि का ही फल देंगे ना। जी गुरु जी। तो इन गूढ़ रहस्यों को समझना होगा। यदि नहीं समझेंगे तो अधिकांशतः ग्रह जब बकरी होते हैं तो बकरी होने के बाद में धीरे धीरे वो पिछली राशि में आ जाते हैं। तो हमारे गुरुजनों का ठीक ही कहना है कि जो ग्रह बकरी होते हैं तो फलादेश के समय एक भाव आगे का विचार करना चाहिए। तो क्यों करना चाहिए, यह हम लोगों ने समझा या नहीं समझा? जी गुरु जी। लेकिन यह भी ध्यान देना चाहिए, वास्तव में जन्म के समय में यहाँ पे बकरी थे तो वह किस राशि से बकरी होकर आए हैं, कि या अपने ही राशि से बकरी होकर के हैं उस राशि में, जिस राशि में है, क्या उसी राशि से बकरी होकर के अभी उसी में है? यदि बकरी होकर के उसी राशि में है तो एक भाव आगे का फल नहीं देंगे, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। यदि नहीं रखते हैं तो गलत हो जाएगा, आदेश गलत हो जाएगा। अब आते हैं, क्या इस कुंडली में कोई ग्रह अस्त है? तो बुध देव को देखें, सूर्य और बुध की युति है, तो सूर्य 16 अंश के हैं, बुध 19 अंश के हैं, अस्त हो गए ना।
बुधदेव अस्त हुए या नहीं हुए? जी गुरु जी, अस्त हुए, लेकिन इनका तो अंशात्मक मन थोड़ा सा ज्यादा है सूर्य से। हाँ, थोड़ा ज्यादा है, और सूर्य से वह तेजी चलते हैं, ठीक है। जी जी, थोड़ी तो बहुत तो फल अपना देंगे, थोड़ी हाँ, बहुत। हाँ जो भी है, लेकिन अस्त तो है ना। अस्त है, जी जी गुरु जी। तो अस्त ग्रह जिस भाव के स्वामी होते हैं, क्योंकि अस्त ग्रह का स्वतंत्र कोई फल होता नहीं है। तो ये वाली बात नहीं है कि वे अपनी रश्मियों को उजागर नहीं करते हैं। ऐसी बात थोड़ी है कि 10 वाट का या 100 वाट का बल्ब जला दीजिए, उसी जगह नाइट बल्ब जला दीजिए। तो नाइट बल्ब जो है वह हाफ वाट का या 15 वाट का, पहले के जमाने में 15 वाट के नाइट बल्ब चलते थे, और वैसे बल्ब 100 वाट के होते थे। तो अब 100 वाट के बल्ब जला दिया जाता था और नाइट बल्ब जल जाता था, तो फिर नाइट बल्ब की रोशनी ही नहीं, बिल्कुल नहीं प्रतीत होती थी। लेकिन ऐसी बात थोड़ी है कि नाइट बल्ब जलवे नहीं करेगा। जी गुरु जी। नाइट बल्ब जलवे नहीं करेगा यह तो बात नहीं है, नाइट बल्ब तो जलेगा ही जलेगा। लेकिन उसकी रोशनी अपनी स्वतंत्र नहीं रह जाती है, वह बड़े रोशनी वाले में अपने गुणों को हल्का सा मिश्रित कर देते हैं। यानी कि स्वतंत्र गुण इनका नहीं रह जाता है। अस्त ग्रहों का स्वतंत्र गुण होता है? नहीं होता ना। इसलिए यह जिस भाव के स्वामी होते हैं, अस्त ग्रह जिस भाव के स्वामी होते हैं, उस भाव के लिए यह फल 9 के बराबर देते हैं। तो क्या बुध देव 12वें और तीसरे भाव का फल देंगे? 9 के बराबर। लग्नेश को सदैव लग्नेश को सदैव शुभ ग्रह कहा गया है। हम लोगों ने पुस्तक में पढ़ा कि लग्नेश सदैव शुभ ग्रह होते हैं। लेकिन लग्नेश ही यदि नीच राशि में हो जाए तो क्या इनमें शुभता रहेगी? उतनी सुविधा नहीं रहेगी। बिल्कुल खराब। तो नियम यह है कि कोई भी ग्रह, चाहे वह लग्न से ही क्यों ना हो, भले ही वह लग्न कुंडली में उच्च का ही क्यों ना हो, लग्न कुंडली में उच्च का ही क्यों नहीं हो, या स्वराशि का क्यों नहीं हो, या मित्र राशि का क्यों नहीं हो, लेकिन यदि नवमांश में वह अपने नीच राशि का हो या अपने शत्रु राशि का हो, वह कभी भी शुभ फल उतना नहीं देता है। नहीं दे सकते। यह तो हम लोग प्रतिदिन चर्चा करते हैं। अगर यही ग्रह मान लिया जाए कि यहाँ पर किसी भी भाव के स्वामी को ले ले, जैसे कि चौथे भाव के स्वामी को ले ले शुक्रदेव, यहाँ लग्न कुंडली में उच्च के हो जाए, परंतु नवमांश कुंडली में अगर नीच के हो जाएंगे तो यह गड़बड़ हो गया। लेकिन यही शुक्रदेव यदि लग्न कुंडली में नीच के हैं और नवमांश कुंडली में अगर ऊंचिके हो गए तो ऊंचके जैसा फल देते हैं। तो इससे स्पष्ट है कि पहले के जमाने से आज के जमाने का फलादेश योग्य व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है तो फलादेश थोड़ा ज्यादा उत्तम दिखता है। कारण यह है कि अधिकांशतः व्यक्ति, अब तो कुछ ही सेकेंडों में अधिकांशतः क्या सभी व्यक्ति जब ही लग्न कुंडली बनाते हैं सॉफ्टवेयर के माध्यम से, तो वहां पे नवमांश कुंडली दिख जाती है, नगर कुंडलियां दिख जाती है, ढेर सारी बातें दिख जाती है।
उसको जितना ज्ञान है यथा ज्ञान ना, उस ज्ञान के आलोक में वह क्या करते हैं, अपना सुझाव सलाह देते हैं, तो ज्यादा उत्तम होता चला जाता है। इसलिए ग्रहों को किसी भी कुंडली का फलादेश करने से पूर्व ग्रहों का नवमांश में स्थिति कैसी है, इसको अवश्य समझना चाहिए। साथ ही यही नवमांश से संबंधित, नीच ऊंच से संबंधित एक बातें और याद आ गया, आप सबों को पूर्व से ज्ञात भी है, पुनरावृत्ति हो जाएगी। यदि कोई ग्रह नीचाभिलाषी हो, वह नीच के जैसे फल देता है। इस उदाहरण कुंडली में सूर्य देव नीचाभिलाषी हैं, नीच के जैसे फल देने वाले हैं। अगर इसी में कोई ग्रह उच्चाभिलाषी हो, क्योंकि नीचाभिलाषी नहीं तो नीच के है ही, नीच के हैं। अगर कोई ग्रह नीचाभिलाषी, जैसे यहीं पे सूर्य देव 6 नंबर की राशि में होते तो नीचाभिलाषी हो जाते। शुक्रदेव की बात करें तो शुक्रदेव की नीच राशि 6 है, अगर शुक्रदेव 5 नंबर की राशि में रहेंगे तो नीचाभिलाषी हो। तो नीचाभिलाषी ग्रह नीच के जैसे फल देते हैं, वहीं उच्चाभिलाषी ग्रह उच्च के जैसे फल देते हैं। तो आज की कक्षा में हम लोग इतना ही रखते हैं। आशा करते हैं कि आज की विषय वस्तु आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि कक्षा अच्छी लगी हो तो आप लोग अपने मित्रों को भी बता सकते हैं, बताइए। इस कक्षा की जानकारी अवश्य दें।